चुप। वो सर्द आवाज में बोला। तो शाजिया डरकर पीछे होने लगी। बड़ी हैं आप मुझसे, बस यही तो ऐतराज है ना आपको। गुस्से से कहते हुए उसने शाजिया को शीशे की दीवार की तरफ खींचा था। शाजिया सांस रोके खुद को शीशे में देख रही थी और फिर आंखें अपने वजूद से होते हुए पीछे खड़े इंसान के वजूद पर ठहरी थी। कौन कहता है आप मुझसे बड़ी लगती हैं? देखिए कितनी नन्ही सी गुड़िया लग रही हैं आप मेरे सामने। बीवी एंड द बेस्ट, ये टाइटल हमारे ऊपर बहुत सूट करता है। अचानक आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। शाजिया ने गुस्से से मुट्ठी मींची थी। दिल तो कर रहा था कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दे, लेकिन वो बहुत डर गई थी। वो सच में आतिफ के सामने बहुत नाजुक सी थी। शाजिया को ऐसे डरते हुए देखकर आतिफ ठिठका था। आप ऐसे क्यों डर रही हैं मुझसे? मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा था बस, कि मेरी नज़र में आपका ये एतराज करना बेकार है। मगर शाजिया की आंख से निकलकर आंसू उसके गाल पर बहा था। ये देखकर एक पल के लिए आतिफ खान पत्थर हो गया था और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर शाजिया के आंसू को हाथ बढ़ाकर उंगली के पोरवे पर लेना चाहा था। जब शाजिया ने गुस्से से उसका हाथ झटका था, खबरदार, जो मुझे टच भी किया तो। शाजिया गुस्से से गुर्राई थी। आतिफ के चेहरे का रंग एक पल में बदल गया था, जिसे देखकर शाजिया की हथेलियां पल में तर हुई थीं। शाजिया उस पल को खोज रही थी जब वो अपनी मम्मी के कहने पर यहाँ खेस देने आई थी। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, और आप सिर्फ मुझे इस वजह से दुत्कार रही हैं कि आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं। ये पूछते हुए आतिफ का लहजा सख्त हुआ था। तुम पागल हो गए हो आतिफ, रिश्तों की गहराइयों को भूल गए हो। शाजिया ने गुस्से से कहा तो आतिफ ने अपने माथे पर हाथ फेरा था। उसकी हरकत देखकर शाजिया घबराई थी, क्योंकि शाजिया जानती थी आतिफ अपने माथे पर इस तरह हाथ तब फेरता था जब वो बहुत गुस्से में होता था। शाजिया की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। रोना तो बंद करो यार, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो इतना रो रही हो? आतिफ झुंझलाकर चीख कर बोला। तो शाजिया घबराकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि तभी आतिफ ने उसका हाथ पकड़ा था और शाजिया ने घबराते हुए फ्लावर पॉट उठाकर उसके सर पर मारा था। आतिफ ने दर्द से कर्राते हुए झटके से शाजिया का हाथ छोड़ा था। अपना माथा मसलते हुए हैरानी से शाजिया को देखा था। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम एक घटिया सोच के आदमी हो जिसे बड़े छोटे की तमीज नहीं है। मुझे उस वक्त पर अफसोस है जब मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब आतिफ ने उसका हाथ खींचकर उसे दरवाजे से लगाया था। जस्ट शट अप, अब ऐसी क्या बात देख ली मुझे दुख पहुंचा रहे हो आतिफ? मेरा हाथ छोड़ो। आपकी बात शाजिया नम लहजे में हल्की आवाज में बोली थी तो आतिफ ने उसका हाथ छोड़ दिया था। ओके फाइन, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। अब गुस्सा भी नहीं कर रहा। आप नॉर्मल हो जाएं। खुद को नॉर्मल करता हुआ वो गहरी सांस लेते हुए बोला था। तो शाजिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम दिमागी तौर पर बीमार हो। और तभी आतिफ ने उसके दोनों तरफ दाई बाई हाथ रखा था और थोड़ा सा नीचे झुका था। दिमागी बीमार तो हो गया हूँ, अब से या कब से पता नहीं। आतिफ के इतना पास होने और ये कहने पर शाजिया के माथे पर बल पड़े थे, जिसे देखकर आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरने लगी थी, जिसे आतिफ ने बड़ी मुश्किल से छुपाने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज मुझे जाने दो। शाजिया उसकी कमजोरी थी और शाजिया ने उसकी कमजोरी पर हाथ रखा तो आतिफ होठ सुकेड़ते हुए पीछे हुआ था। ठीक है, जाओ, मगर ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें मेरी दुल्हन बनके इसी कमरे में आना है, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। वो मुस्कुराते हुए कदम पीछे लेते हुए अपने बेड पर आकर बैठ गया था और शाजिया रास्ता साफ देखकर फौरन दरवाजे से निकलकर बाहर भागी थी। शाजिया का डर और फुर्ती देखकर आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं इस जज्बे में किस कदर आगे बढ़ चुका हूँ, उसके लिए मोहब्बत एक मामूली लफ्ज है। आप तो जुनूनी बन गई है शाजिया। अब आप सिर्फ मेरी हैं, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून। आतिफ अपनी सोचों में ही गुम था कि तभी उसके फोन पर किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी थी। उसकी आंखें चमकी थीं और फोन उठाकर अपने कान से लगाया था। वो गहरी नींद में थी। ब्लैंकेट उसने अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर छोटी छोटी सी पसीने की बूंदें थीं। अयान भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ नहीं देखा।
वो सहमी हुई नजरों से अयान को देखते हुए बोली थी और उसने अयान से नजरें चुराने की पूरी कोशिश की थी। पर तुम्हारा डर बता रहा है कि तुमने सब देखा है। तुम नॉर्मल हुई और डर कुछ कम हो गया तो तुम सबको मेरे बारे में बताओगी ना? अयान ने अपनी गहरी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी। इकरा को अपनी रीढ़ की हड्डी में गहरी सनसनाहट महसूस हुई थी। वो डर से चीख मारती हुई हलक में कांटे उतर आए थे। प्यास महसूस हुई थी। फिर टेबल से रिमोट उठाते हुए कमरे की एलसीडी लाइट ऑन की थी। जो कुछ देर पहले तक हलक को आ रहा था वो अब नॉर्मल हो रहा था। क्या आगाही इतना बड़ा जुर्म थी? अभी कुछ दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर अपनी 18वीं बर्थडे बहुत खुशी से सेलिब्रेट की थी। पर वो नहीं जानती थी कि 18वीं बर्थडे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अयान के होठ उसे अपने हाथ पर महसूस हुए थे। वो जोर से झुंझलाई थी और हल्का सा नींद से जागते हुए ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर हाथों में दबोच लिया था। बर्थडे का सीन आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। वो लाइट पिंक कलर की फ्रॉक में तैयार थी। बालों को उसने लापरवाही से ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था और चेहरे पर लेयर्स में कटिंग हुए बाल बिखरे थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और मेकअप की उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत थी, अपनी बड़ी बहन शाज़िया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। शहद जैसी चमकदार आँखें, गुलाबी होठ, हल्के गुलाबी गाल, जैसे कोई गुड़िया हो। वो चंचल और बातूनी लड़की थी, सबकी आँखों का तारा। मम्मी-पापा के बाद अगर कोई उस पर जान छिड़कता था, तो वो नदीम अंकल थे, जो उसके पापा के अच्छे फ्रेंड भी थे। नदीम अंकल के दोनों बेटे, आतिफ़ और अयान भी उसके साथ अच्छे से पेश आते थे। आतिफ़ अभी अपनी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में था, जबकि अयान अपना बिजनेस चला रहा था। शाज़िया अपनी आदत के मुताबिक सोफे पर सीरियस बैठी थी। आतिफ़, अयान भाई नहीं आ रहे? इकरा ने चौंक कर पूछा था। आंखों में हल्की सी नाराजगी भी थी। अयान, जो सबके लिए सख्त और खड़ूस मिजाज पर मशहूर था, वो इकरा के लिए हमेशा से ही बहुत नरम रहा था। नहीं, वो ऑफिस के काम में बिजी हैं। हो सकता है कि आज नहीं आ पाएं, आतिफ ने कहते हुए अपने कंधे उचकाए थे। इकरा ने अपनी आईब्रो सुकेड़ी थी। मैं खुद बुलाकर लाती हूँ उन्हें। आतिफ ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा था। इकरा रुको, इकरा रुक जाओ। मगर वो तेजी से बाहर की तरफ भाग निकली थी। दोनों घरों के बीच एक छोटा सा रास्ता था जिससे वो अक्सर आया जाया करती थी। वो उस दरवाजे से निकली और सीधा अयान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कई बार उसने दरवाजा बजाया था, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने बेचैनी से 2 बार और दरवाजा बजाया तो वहां से एक नौकरानी निकलती हुई बोली, अयान साहब कमरे में नहीं है बेटी, वो स्टडी रूम में हैं और उन्होंने कहा कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इकरा ने गहरी सांस ली थी, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। उन्होंने बाकी सबको मना किया होगा, लेकिन मुझे नहीं। काम वाली ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले ही थे कि इकरा तेजी से स्टडी रूम की तरफ भाग गई थी। इकरा ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुद ब खुद ही थोड़ा सा खुल गया था। वो चौंक कर रह गई थी। मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपना मुंह नहीं खोलता तो खत्म करो उसे अंदर से। अयान की सर्द खौफनाक आवाज गूंजी थी। इकरा ठिठक गई थी, मगर अगले ही पल उसने बिना डरे दरवाजा धकेल दिया था। बिना इजाजत कमरे के अंदर घुसना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। अयान उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। दीवार पर लगी बड़ी फोल्डिंग एलसीडी पर जमा हुई थी। वो पहले भी यहाँ आ चुकी थी, मगर ये एलसीडी उसने पहली बार देखी थी। इकरा की आंखें स्क्रीन पर गई थीं, जहां एक आदमी बंधा हुआ था। उसके चेहरे से खून बह रहा था, नाक और होठ सूजे हुए थे और दर्द से चीखने की उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। इकरा की सांस गले में अटक गई थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था। फिर अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंजी थी, एकदम बेरहम सी और साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। इकरा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी। अयान चौंका था। वो फौरन पलटा, फोन हाथ में थामा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इकरा, उसका लहजा बिजली की तरह कड़क था। इकरा काँप कर रह गई थी। बिना पूछे अंदर कैसे आई तुम? अयान की आवाज में एक सख्ती थी। हवा एक पल के लिए रुक सी गई थी। इकरा की आंखें अभी भी स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जिस पर अभी कुछ पल पहले दिल दहला देने वाला मंजर चला था। अयान ने तेजी से रिमोट उठाया, बटन दबाया और स्क्रीन बंद हो गई। जब वो पलटा तो इकरा वहां नहीं थी। स्टॉप! वो दहाड़ा था, मगर इकरा तब तक वहां से भाग चुकी थी।
सीढ़ी से उतरते हुए उसके पैर लड़खड़ाए थे। ऊंची हील पहनने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे फर्श पर जा गिरी थी। दबी सी चीख उसके होठों से निकली थी। अयान एक ही पल में उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और जबरदस्ती खींचता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ ले गया। क्यों भाग रही थी तुम इकरा? अयान के कहने का अंदाज इतना सख्त था कि इकरा का डर कर खून जमने लगा था। वो उस वक्त स्क्रीन पर वो कत्ल, अयान के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी थी। वो एकदम करीब आया, अपनी आंखें इकरा की आंखों में घूरते हुए बोला था, क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। अपनी पैंट की जेब से सिगरेट निकाली और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों से लगा ली थी। लाइटर की आंच इकरा के चेहरे पर भड़की थी। इकरा डर कर सहम गई थी। क्यों आई थी यहाँ आप इकरा? अयान ने लाइटर बुझाते हुए नरमी से पूछा था। वो वो कौन था? इकरा के होठों से सवाल निकला था। अयान के चेहरे पर नागवारी की लकीरें उभर आई थीं। तो मुझे पार्टी में बुलाने आई थी। अयान ने बात बदली थी। अयान ने गौर से इकरा को देखा था। पिंक फ्रॉक, मासूम चेहरा, भीगी हुई पलकें, अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिका दी थी। अयान भाई, आपने? इकरा की आवाज भर आई थी। इकरा की आंखों से आंसू बह निकल आए थे। चुप रहो। अयान की दहाड़ कमरे में गूंजी थी। इकरा ने डरकर आंखें मीच ली थी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा अंजाम भी इस आदमी की तरह हो? इकरा ने बेयकीनी से अयान की तरफ देखा था। इकरा का दिल तो जैसे हलक में आ गया था। अयान ने गहरी सांस ली और अपना लहजा नरम किया। क्यों आई थी यहाँ? आपको बुलाने बर्थडे पर, वो खोई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोली थी। आयान ने दो पल के लिए उसे देखा। अगर हालात बदले हुए होते तो शायद ये मासूम चेहरा और ये रोती हुई आवाज। किस लिए बुलाने आई थी? केक कटिंग शुरू होने वाली थी। इकरा नजरें मिलाने से परहेज कर रही थी। अयान ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और सिगरेट बुझाते हुए डस्टबिन में फेंका और लाइटर जेब में रखकर उसके और पास गया। इकरा डर कर पीछे हुई। अयान भाई, मुझे मुझे आपसे डर लग रहा है। अयान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है कि आपने मुझे इनवाइट किया। सब इंतजार कर रहे होंगे अयान भाई, आ जाइए पार्टी में। उसने कांपती हुई आवाज में इस कदर डरकर कहा था कि अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। तुम जा सकती हो अब, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह से इस बारे में एक लफ्ज भी निकला। अयान ने बात अधूरी छोड़ दी थी। इकरा ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया था। जाओ, मैं आता हूँ, अयान ने सर्द लहजे में कहा था। अयान से आज़ादी मिलते ही वो भागने लगी थी, लेकिन पैर में एकदम से दर्द उठा था। वो भूल चुकी थी कि उसके पैर में मोच आई है। उसका बैलेंस बिगड़ा। वो दोबारा से गिरने ही वाली थी कि अयान ने आकर उसे थाम लिया था। संभाल कर, अयान ने सख्ती से कहते हुए उसे पास की कुर्सी पर बैठा दिया था। कौन कौन आया है पार्टी में? अयान उसके पास कुछ घुटनों के बल बैठते हुए बोला था, जैसे आम सा सवाल हो। इकरा ने आंसू छुपाते हुए नाम गिनवाने शुरू किए थे कि तभी कमरे में जोरदार चीख गूंजी थी। अयान ने उसके पैर को झटका था। चीख इतनी तेज निकली थी कि आतिफ, जो देर होने पर उसे बुलाने आया था, वो घबराकर अंदर भागा था। इकरा, क्या हुआ? सब ठीक है? इकरा को उसने हैरानी और परेशानी से रोते हुए देखकर पूछा था कि तभी अयान ने झटके से जवाब दिया था। मैडम बर्थडे की खुशी में इधर उधर दौड़ रही थीं और सीढ़ियों से गिर गईं। इकरा ने आंसू पोंछे और कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। अयान खड़ा हुआ, जेब में दोनों हाथ डाले और इकरा को देखने लगा। आंसू साफ करो, चेहरा ठीक कर कर जाओ, वरना तुम्हें देखकर घर में सब परेशान हो जाएंगे। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि अयान ने किस तरीके से और किस लिए कहा था, इकरा बहुत अच्छे से समझ गई थी। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं, आतिफ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा था। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं इकरा? आतिफ हैरान हुआ था। चोट तो पाँव में लगी है ना? नहीं तो, ये कहते हुए वो तेजी से भागी थी। ड्राइंग रूम से बाहर आते ही उसके कदम तेज हो गए थे। वो जल्दी से अपने घर पहुंची और अपने घर में जाते ही उसने गहरी सांस ली थी। बर्थडे की रंग बिरंगी सजावट, केक, रोशनियां, सब कुछ एकदम से बुरा लगने लगा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इकरा फौरन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली थी। दिल धड़कने लगा था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा था। एक पल को ऐसा लगा था जैसे अयान आ गया हो, लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज आई थी, उठ जाओ इकरा, 5 बज गए हैं। उसने गहरी सांस ली, जैसे जान में जान आई हो। बेड से उठी, मगर चेहरे से डर का साया नहीं गया। यह अब रोज का मामूल हो गया था। हर रात आधी रात को डरकर नींद से जाग जाया करती थी और फिर सुबह तक नींद वापस नहीं आती थी।
अक्सर वो अपनी माँ के कमरे में ही सो जाया करती थी। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे और उसके कांपते हुए होठों से दुआ निकली थी, ऊपर वाले मुझे अयान भाई से बचा ले, मैं मर जाऊंगी मगर उनसे शादी नहीं करूंगी। वो बार बार यही लफ्ज दोहरा रही थी। बार बार यही कहते कहते उसकी आंख लग गई थी। कीमत बताओ, अयान ने हाथ में लाइटर थामते हुए सर्द लहजे में पूछा था। सामने बैठे दोनों आदमियों के होठ कांपे थे। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बस सामने मेज पर रखे लैंप की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हुडी पहने हुए, चेहरे पर मास्क और एक टांग पर वो दूसरी टांग पर रखे टांग हिलाए जा रहा था। आंखों में एक वैसी चमक थी। उंगली में पहने एक प्लेटिनम रंग का छल्ला बार बार उंगली में मसला जा रहा था। एसके, तुम शायद अपने होश में नहीं हो या बाबर भाई को नहीं जानते, एक आदमी ने डराने के अंदाज में कहा। कौन बाबर? वो धीरे से हंसा था। मैं सिर्फ पैसे को जानता हूँ, जितना पैसा उतना काम, 10 करोड़ बहुत हैं, आदमी ने दांत पीसते हुए कहा था। जब देने की औकात नहीं थी तो मुझे कांटेक्ट क्यों किया था? वो ठिठका मारकर हंसा था। वो दोनों आदमी फौरन गुस्से से उठ खड़े हुए थे। उसके चेहरे पर बेबसी छा गई थी। तभी फोन बजा था। जी बस, जितने मांगे उतने दे दो, उधर से आवाज आई थी। वो दोबारा दोनों कुर्सी पर बैठ गए थे। ठीक है, 10 करोड़ मंजूर हैं। 10 नहीं, 20 करोड़, अयान ने नरम मगर कातिल लहजे में कहा था। तुमने अभी 10 कहा था। वो दोनों ठिठके थे। मैं फकीरों का काम नहीं करता। तुम लोगों ने मेरा बहुत वक्त ले लिया। अयान उठकर वहां से जाने लगा था। वो दोनों घबरा गए। ठीक है, 20 करोड़। अयान मुस्कुराया नहीं। 20 करोड़ तब तक थे जब तक मैं बैठा था। अब 30 करोड़ हैं। मेरा हर पल मिलियंस का है। अगर और बहस की तो कीमत और बढ़ जाएगी। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई थी। दांत पीसते हुए वो लोग मान गए। ठीक है, रकम अकाउंट में आते ही काम पूरा हो जाएगा। अयान ने फाइल बंद की थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। सुबह के 5 बज रहे थे। क्लब से बाहर निकलते हुए उसने गहरी सांस ली थी। फोन पर कुछ मैसेज किए थे। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी आगे की थी। घर पहुंचते ही अयान सीधा अपने कमरे में गया था। उसने फौरन लैपटॉप ऑन किया और सारा डाटा एक सेव मेल पर अपलोड कर दिया था। फिर उसकी नज़र एक फोल्डर पर जा ठहरी थी। इकरा, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी थी। उसने फोल्डर खोला। इकरा की सारी डिटेल्स उसमें थी। उसने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए और इकरा के कमरे में जाने लगा। कैमरा फौरन ओपन हो गया था। वो बेड पर नहीं थी, जमीन पर मुसल्ले पर सो रही थी। अयान ने जूम किया था। उसके होठों पर एक खतरनाक शिकार करने वाली मुस्कुराहट फैल गई थी। वो जानता था कि उसके पास सब कुछ है, ताकत, दौलत, हुस्न, दुश्मन से लेकर दोस्त तक। हर लड़की उस पर फिदा थी और उसकी नजरें ठहरी भी तो उस मासूम इकरा पर। और फिर उस दिन जब इकरा उससे डरने लगी थी, वो पल अयान के लिए एक फैसला बन गया था। उसकी नींद, उसका दिल, उसका जुनून, उसका सब वही थी। अयान लैपटॉप बंद कर अब सोने के लिए चला था। शिकारी कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता, चाहे फिर वो मासूम फाख्ता ही क्यों ना हो। वो दिल फिर मुस्कुराहट से कहता हुआ आंखें बंद कर गया था। वो यूनिवर्सिटी के 3rd पीरियड में थी जब उसका फोन बजने लगा था। वो प्रोफेसर से परमिशन लेकर बाहर निकली तो देखा स्क्रीन पर मम्मी लिखा हुआ था। हेलो मम्मी जी, सब ठीक है ना? शाजिया, फौरन घर आओ अभी जल्दी। मम्मी की आवाज में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पर मम्मी, अभी तो क्लास चल रही है और 2 पीरियड अभी बाकी हैं, वो बोल ही रही थी जब दूसरी तरफ से बात काटी गई। क्लास छोड़ो और फौरन घर आओ। रास्ते से इकरा को भी कॉलेज से लेती आना। बिल्कुल भी देर मत करना। बस जल्दी से घर आ जाओ। ये कहते हुए शबीना बेगम ने कॉल काटी थी। शाजिया के दिल में डर सा उभर आया था। वो फौरन क्लास में गई। सर, होम इमरजेंसी है, हमें जाना होगा। प्रोफेसर ने परमिशन दी और वो जल्दी से अपना बैग लेकर क्लास से बाहर निकल आई थी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो मम्मी ने एकदम ऐसे बुला लिया? इकरा को कॉलेज से पिक किया और जल्दी से घर पहुंच गई। गाड़ी पोर्च पर रुकी थी। उसकी नजर अपने बाप की गाड़ी पर पड़ी थी, जिसमें काम वाली तेजी से बैग रख रही थी। क्या हुआ मम्मी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शाजिया ने हैरत से पूछा था। हम नहीं, मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं। तुम दोनों घर पर रहोगी, शबीना बेगम ने कहा और फिर सामान चेक करने लगी। मगर कहाँ? शाजिया ने घबराते हुए पूछा था। तुम्हारे फूफा का एक्सीडेंट हो गया है और फुप्पो की हालत भी ठीक नहीं है। कुछ दिन हमें वहीं रुकना पड़ेगा।
उनके चेहरे पर फिक्र झलक रही थी। मम्मी, हमें भी साथ लेकर चलिए ना, हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? इकरा ने डरते हुए कहा था। मेरी जान, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा, शाजिया के एग्जाम भी आने वाले हैं। नहीं मम्मी, मुझे डर लगता है। आप शाजिया को यहीं छोड़ जाइए, मगर मैं आपके साथ चलती हूँ, इकरा ने जिद्दी अंदाज में कहा था। इकरा, ड्रामा मत करो, मैं तुम दोनों के चक्कर में यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने आतिफ से बात कर ली है, तुम उसके घर रहोगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये सुनते ही दोनों बहनों के मुंह से एक साथ निकला था, नो। अरे, मैंने तो सोचा था तुम दोनों खुश होगी, वहाँ आतिफ और अयान भी होंगे, तुम दोनों का अच्छा वक्त गुजरेगा। दोनों को चेहरे का रंग उड़ा था। मम्मी प्लीज, हमें वहाँ मत भेजिए, हम घर में ही ठीक रह लेंगे, शाजिया ने कहा था। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे घर में, और वैसे भी कुछ सालों में तो तुम्हें वहीं रुखसत होकर जाना है, तो फिर अब इतना शोर क्यों कर रही हो? मम्मी के ये कहने पर इकरा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। इकरा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। तुम्हें और बहस करनी है शाजिया? उन्होंने शाजिया से पूछा था। नहीं मम्मी, बस मैं ये कह रही थी कि हम बड़े हो गए हैं, खुद रह लेंगे। शाजिया ने कमजोरी सी कोशिश की थी। नहीं, बस फैसला हो गया है। कुछ ही घंटे बाद उनके मम्मी पापा हैदराबाद के लिए निकल गए थे। इकरा और शाजिया पोर्च में खड़ी गाड़ी को दूर जाता हुआ देख रही थी। उनकी बराबर में ही आतिफा आंटी भी खड़ी थी। चलो बेटा, अपना जरूरत का सामान ले आओ, मैं गेस्ट रूम साफ करवा रही हूँ। गेस्ट रूम? आंटी, हम दीवार के इस पार ही तो हैं, हम यही ठीक है, शाजिया ने हल्के से कहा था। मगर आतिफा आंटी ने फौरन बात काट दी थी। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकती, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। शाजिया और इकरा मजबूरी से सर झुकाते हुए अपना बैग उठाकर बराबर वाले घर में चली गई थी। शुक्र था कि आतिफ और अयान दोनों ही घर पर नहीं थे। इकरा ने दिल ही दिल में शुक्र की सांस ली थी, मगर वो जैसे ही गेस्ट रूम में गई, उसकी सांस रुकती गई थी। वही कमरा, वही जगह, वही बात जो उसे रातों को जगाती थी, चादर के कोने को मुट्ठी में दाबे हुए बेचैन सी हो गई थी। इकरा, तुम ठीक हो? शाजिया ने उसके पास आकर पूछा था। हाँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, ये कहते हुए वो फौरन वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम के अंदर बैठकर उसका दिमाग फिर उसी रात की तरफ भाग गया था। बर्थडे पार्टी वाली रात वो कितना चाह रही थी कि मम्मी पापा को सब कुछ बता दे, मगर डर ने उसके होठ सिल दिए थे। वैसे मम्मी पापा, आपसे मुझे एक बात करनी है, प्लीज मेरे रूम में चलिए, यही बता दो इकरा, क्या बात है? मैं अभी बहुत बिजी हूँ, शबीना बेगम ने कहा था। नहीं मम्मी, यहाँ नहीं, कि तभी अयान वहाँ आ गया था। कितनी बड़ी हो गई हो, मगर अभी तक तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हुए, उसने नरम लहजे में कहा था। उसकी नजरें बस उसी पर जमी हुई थी। मम्मी पापा हंस पड़े थे। हाँ इकरा, अयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अयान ने कहा। तो वह ना चाहते हुए भी मजबूरन उसके साथ चल पड़ी थी। बाहर लॉन में जाते ही उसके कदम कांपने लगे थे। देखो इकरा, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा बहुत प्यारे हैं, मगर अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया या वो मेरे रास्ते में आए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी तुम? कुछ भी? इकरा बस डरी हुई सी देख रही थी। तुम समझ गई हो, ये कहते हुए अयान वहां से चला गया था। इकरा ये सुनकर पत्थर सी हो गई थी। उस रात वो अपनी मम्मी के सामने रोती रही, मगर कुछ नहीं बताया था। फिर एक ख्याल बिजली की तरह दिमाग में आया था, अयान अपनी मम्मी को कुछ नहीं करेगा, अगर वो बताए तो। हेलो, मैं इकरा बोल रही हूँ, आंटी घर पर हैं? नौकरानी ने हाथ में फोन लिए सोफे पर लैपटॉप लिए अयान को देखा था। अयान ने आईब्रो उचकाई तो काम वाली ने इशारे से बताया कि फोन पर इकरा है और आतिफा आंटी के बारे में पूछ रही थी। ये नहीं सुधर सकती, वो होठ में ही बड़बड़ाया था। हाँ बेटी, वो घर पर ही हैं, आप आ जाओ, नौकरानी ने अयान के कहने पर कहा था। तभी इकरा ने कॉल कट कर दी थी और 2 मिनट में तैयार होकर बराबर वाले घर में पहुंची थी। नौकरानी लॉन्च में थी। उसने हाथ का इशारा करते हुए गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया था। बड़ी बीबी वहीं पर हैं। ओके शुक्रिया, इकरा ने मुस्कुराकर कहा था और गेस्ट रूम का दरवाजा खोला था। कमरा बिल्कुल खाली था। वो कहते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज पर चौंक कर पलटी थी, तो दिल उछलकर हलक में आ गया था। दरवाजे से टेक लगे अयान खड़ा था। आंखों में एक सुकून सा था और उसके जिस्म से तो जान निकल रही थी। आप यहाँ? मैं तो, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अयान बड़ी आराम से उसके चेहरे के बदलते हुए रंग को देख रहा था। वो आंटी, ये कहते हुए उस वक्त को कोस रही थी जब वो यहाँ पर आई थी। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मॉम से क्या बात करने आई थी यहाँ पर?
ये कहते हुए अयान ने अपने कदम इकरा की तरफ बढ़ाए थे। आप गलत समझ रहे हैं अयान भाई, मैं तो आंटी से यहाँ कुछ और बात करने आई थी, इकरा ने घबराते हुए कहा था। अच्छा, क्या बात करनी थी वैसे? वो मुझे आंटी से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, ये कहते हुए इकरा ने अपने कदम पीछे लेते हुए अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया था। मेरी बात करने आई थी। अयान ने एक कदम और इकरा की तरफ बढ़ाया, तो इकरा को पीछे होने के लिए जगह नहीं मिली। उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ गई, तो जान बचाने के लिए एक वही जगह मिली। तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी, मगर बदकिस्मती से वॉशरूम का लॉक खराब था। ओह शिट! ये कहते हुए वो रोने को थी जब उसने सामने देखा। अयान भाई, सच में मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। मैं तो उस बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं तो वो कपड़ों पर सेल लगी है, बस उसके बारे में बात करने आई थी। इकरा ने उसे यकीन दिलाना चाहा था। अयान ने पल भर के लिए रुकते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा था। उसकी बेरंग दुनिया में इकरा का सहमा हुआ चेहरा सबसे हसीन था। वो डरते हुए बहुत हसीन लगी थी। अगर यही बात थी तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। अयान ने अपने दोनों हाथ बांधे हुए कहा था। इमरजेंसी थी, ये कहते हुए इकरा ने जोर से आंखें मीची थी। रियली? ये कहते हुए अयान ने उसका हाथ पकड़ा था और वॉशरूम के अगले पार्टीशन में ले गया था, जहाँ बाथ टब था। पागल हो गए हैं आप? छोड़िए मुझे, वरना मैं आंटी को सब बता दूंगी। पर अयान ने उसकी हर धमकी को नजरअंदाज करते हुए उसे बाथ टब में धक्का दे दिया था। बाथ टब के तीनों टैप खोले। बाथ टब में पानी तेजी से भरने लगा था। छोड़िए मुझे, बंद करिए, मुझे घबराहट, इकरा ने इतना ही कहा था। अयान गुस्से से दहाड़ा था। बिल्कुल चुप। इकरा पल भर में सहमती हुई रोने लगी थी। पीछे होती हुई बाथ टब से निकलने लगी थी कि तभी अयान ने उसकी टांग पकड़कर वापस पानी में खींचा था और इकरा के कंधे दबाते हुए उसे पानी में डुबो दिया था। पानी में डूबते हुए इकरा के मुंह से छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगे थे। वो झटपटाने लगी थी। अयान ने कुछ सेकंड बाद उसे पानी से बाहर निकाला था। इकरा तेज तेज सांसें लेने लगी थी। इससे पहले वो पूरी तरह ठीक से सांस ले पाती, अयान उसे एक बार फिर पानी में डुबो चुका था। फिर कुछ सेकंड बाद पानी से बाहर निकाला तो वो पहले से ज्यादा सहमी हुई बेहाल थी और अयान के हाथ से चिपट गई। अयान कुछ देर उस मासूम को अपने हाथ से चिपटे देखता रहा था। वो पूरी शिद्दत से अयान का हाथ पकड़े हुए थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नमी बरती है, तुम्हें बहुत बार मोहलत दी, मगर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती, वरना कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचती। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे पकड़वा सकती हो? किसको बताओगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अयान की बात पर इकरा ने जोर से आंखें मीची थीं, मगर हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे रहम आ जाता है, वरना अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। अगली बात पर अयान को अपने हाथ पर इकरा की पकड़ ढीली महसूस हुई थी। वो एकदम से पानी में गिरने लगी थी कि तभी अयान ने उसे थामा था। वो बेहोश हो चुकी थी। अयान ने उसे उठाया और बेड पर लिटा दिया था। उसके चेहरे पर चिपकी गीली लटें हटाई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। अयान उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बड़बड़ाया था। उसने नौकरानी को अंदर बुलाया। चेंज हर क्लॉथ्स कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। वो आंखें नीचे खड़ी थी। उसे कुछ दिन पहले वाला मंजर याद आया था। आज फिर उसे वही खौफनाक बात याद आई थी। खो गई क्या इकरा? शाजिया के कहने पर वो होश में आई थी। फौरन चेहरा धोए और फिर वॉशरूम बेसन का नल बंद करते हुए मुंह साफ करते हुए बाहर निकल गई। शाजिया लॉन की नरम घास में हाथ में किताब लिए हल्के हल्के चल रही थी जब गेट के पास गाड़ी का हॉर्न ने उसे रोक दिया था। वो चौंकी और नजरें गेट की तरफ उठाई थी। आतिफ की स्पोर्ट कार थी। दिल के किसी कोने में घबराहट सी महसूस हुई थी। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और बगीचे की पिछली तरफ भाग गई। कुछ देर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। जब यकीन हो गया कि आतिफ अंदर जा चुका है, तब उसने गहरी सांस ली। ऊपर वाले, ये मुसीबत हर वक्त न जाने कहाँ से आ जाती है। सफेद मेंढक, वो बड़बड़ा रही थी। वो पलटी थी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया था। आतिफ उसके पीछे खड़ा था। अरे अरे, इतना डर क्यों गई? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो आप मुझसे डरकर छुपती फिरें। वो मुस्कुराकर बोला था। शाजिया का चेहरा लाल हुआ था। शायद उसकी बड़बड़ाहट आतिफ ने सुन ली थी। तुम अचानक यहाँ आ गए, मुझे तो पता ही नहीं था तुम यहाँ वापस आ गए हो। वो बहुत नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। आतिफ ने अपने दोनों हाथ बांधे। आप मुझे देखकर यहाँ भाग आई, अनजान बन रही हैं। आतिफ ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा था। बेकार की बातें मत करो,
मैं क्यों भागूंगी? वो पीछे होते हुए बोली थी। चौकीदार ने बताया है मुझे। वो बेचारा झूठ क्यों बोलेगा? आतिफ ने बस यूं ही हैरत से पूछा था। बदतमीज झूठा चौकीदार, सर फोड़ दूंगी। वो गुस्से से बोलने लगी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन आतिफ ने 2 कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका था। सच बताओ, डरी हुई थी मुझसे? आतिफ ने पूछा था। आतिफ, ये बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। घबराहट छुपाते हुए शाजिया ने बोला था। इस वक्त घर पर सब लोग थे, उसे डरने की जरूरत नहीं थी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या सच में मुझसे डरी हुई थी? अब अयान का लहजा गंभीर था। मैं बदल गया हूँ। नहीं तो मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम तो मुझसे छोटे हो। छोटे होने का ताना आतिफ को बुरी तरह चुभा था। छोटा हूँ सिर्फ आपसे उम्र में, बाकी हर लिहाज में मैं आपसे बड़ा हूँ, समझी आप? जवाब में शाजिया ने अपनी आंखें फेर ली थी और चलने लगी थी। आतिफ ने उसका हाथ थाम लिया था। मुझे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती आप। लेकिन अगले ही पल थप्पड़ की आवाज ने सब ठहरा दिया था। शाजिया का हाथ आतिफ के चेहरे पर पड़ा था। हाँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ आतिफ खान। तुम मुझसे हर चीज में छोटे हो, उम्र में, सोच में, हर चीज में, तेजी से बोली थी और फिर बिना रुके वहां से भाग गई थी। आतिफ कुछ देर हैरान खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। फिर अपना हाथ गाल पर फेरे, गुस्से से आंखें मींच ली। गुस्सा इस थप्पड़ पर नहीं था, उसकी बातों पर था। पास में पड़ी चेयर पर बैठ गया, जेब से सिगरेट निकाली, मगर सुलगाए बगैर हाथ में मींच गया। शाजिया अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर चुकी थी। सांस तेजी से चल रही थी और दिल धक धक कर रहा था। क्या कर दिया मैंने? वो थाम कर बेड पर बैठ गई थी। अगर आतिफ ने बदले में कुछ उल्टा कर दिया तो? अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि दरवाजा खुलने पर वो चौंकी थी। इकरा कमरे के अंदर आई थी। आप ही, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? नहीं, बस एग्जाम आने वाले हैं तो उसी की टेंशन है। वो नजरें चुराती हुई बोली थी। पर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? इकरा ने उसका हाथ थामा था। छोड़ो ये सब, जाओ किचन में, आंटी को हेल्प चाहिए। इकरा कंधे उचकाते हुए बाहर निकल गई थी। शाम हुई तो दरवाजा खुला था। नसीम साहब और अयान घर के अंदर आए थे। शाजिया और इकरा आतिफा बेगम के साथ लॉन्च में बैठी थी। दोनों ने उठकर सलाम किया था। अरे वाह, आज तो घर में चहल पहल है। नसीम साहब ने खुश होकर दोनों के सर पर हाथ फेरा था। अयान ने बस सलाम का जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मॉम, कमरे में चाय भिजवा दीजिए, अयान ने अपने कमरे के पास जाते हुए कहा था और अपने कमरे के अंदर चला गया। ये इतने खड़ूस क्यों हैं? शाजिया ने मुंह बनाते हुए इकरा से पूछा था। इकरा का चेहरे का रंग पहले ही फीका हो चुका था। अपने कमरे में जाकर सोफे पर अपनी गर्दन अकाटते हुए थकान से उसने सिगरेट निकाली थी और सिगरेट पीने लगा था। धुआं हल्के हल्के फिजा में फैलने लगा था। अयान, तुम्हें पता है ना, अबीर वाले केस में जिस बंदे को मारा गया वो बेकसूर था। ये बात कानों में बिजली की तरह गूंज रही थी। वो पल भर के लिए सुनसा हो गया था। फिर सिगरेट की जलती हुई आग को उसने अपने हाथों से बुझा दिया था। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। अयान भाई, लॉन्च में आ जाइए, आंटी कह रही हैं कि सब मिलकर चाय पियेंगे। दरवाजे पर शाजिया खड़ी थी। अभी नहीं, मैं थका हुआ हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। शाजिया ने मुंह टेढ़ा किया और दरवाजे को घुमाती हुई वहां से चली गई। लॉन में बाकी सब जमा थे सिवाय आतिफ के। आतिफ ग्लास वॉल के पीछे खड़ा बाहर देख रहा था, हाथ में चाय का कप, दूसरे में सिरगिट। नजरें टिकी भी तो सीधी शाजिया पर जाकर। इस टाइम उसके दिमाग में एक बात गूंजी। नदीम साहब की बड़ी बेटी खतरे में है अयान, इस वक्त वो खतरे में है। इकरा, उसके दिमाग में पहली फिक्र इकरा की आई थी। उसे भी खतरा हो सकता है, मगर इस वक्त पहला टारगेट शाजिया है। अयान ने गहरी सांस ली। शाजिया पर गहरी नजर रखो। उसके कहने पर उसके साथ वाले आदमी ने यस कहा था। लॉन से आई हुई इकरा की हंसी की आवाज ने पल भर में अपनी तरफ खींचा था। आतिफ, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी आवाज गूंजी थी। अयान की नजरें उसके बिलबिलाते वजूद पर ठहरी थीं। वो इस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, मगर न जाने कब वो उसके दिमाग पर सवार होती गई थी। कई बार कोशिश की थी कि उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। उस दिन जब उसे पानी में डुबोया था, वो लम्हा शायद हमेशा के लिए उसके दिमाग में फिट हो गया था। उसके बाद इकरा कई हफ्तों तक घर नहीं आई थी। उसे यकीन हो गया था कि अब वो गलती से भी कोई गलती नहीं करेगी। और फिर उसे अचानक खबर मिली थी कि नदीम साहब की बेटी इकरा के लिए कमिश्नर साहब के बेटे का रिश्ता आया है। अयान कुछ देर के लिए तो हिल ही नहीं सका था। ये कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि कोई चाल थी। एक जाल जो बहुत होशियारी से बिछाया गया था। पापा,
क्या नदीम अंकल सच में ये रिश्ता तय करने वाले हैं? उसने सवाल किया था। नसीम साहब ने चश्मा उतारकर कहा था, हाँ लगता तो यही है। लड़का पढ़े लिखे घर से है, अगले महीने प्रमोशन की बात चल रही है उसकी। अयान ने होठ मीचते हुए दांत पीसे थे। पापा, मुझे इकरा पसंद है। ये बात तो उसके लिए भी बहुत हैरानी की थी। नसीम साहब ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है, इकरा तुमसे आधी उम्र की है। तो क्या हुआ, वो आदमी भी तो मेरी उम्र का है जिससे रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अयान ने मजबूत अंदाज में कहा था। और जहाँ तक की बात है उम्र की, तो इकरा भी मुझे पसंद करती है। आप बस जल्दी से उसके लिए मेरा रिश्ता मांग लीजिए। नसीम साहब जोर से हंस पड़े और बोले, उसने तुम्हें भाई कहना छोड़ दिया क्या? ये बात नहीं, एक ताना था। अयान कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया था। अगले ही दिन वो इकरा के कॉलेज के बाहर खड़ा था। घंटी बजी, लड़कियां कॉलेज से बाहर निकल रही थीं। इकरा ने जैसे ही अयान को खड़ा देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। वो उसको अपने चेहरे के सामने लाते हुए वो दूसरी गली में मुड़ गई थी। अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। पिछली गली सुनसान थी। इकरा जो भाग रही थी, अचानक ही किसी से टकराकर नीचे गिरी थी। उफ ऊपर वाले, मेरा सर, वो सर हिलाती हुई बोली थी। नजर ऊपर उठाकर देखा तो अयान था। खुद पर काबू रखो इकरा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। डरो मत, वो खुद से बड़बड़ाई थी, मगर दिल की धड़कन बेकाबू थी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? अयान ने सर्द लहजे में कहा था। नहीं बस, वो मैं तो सब भूल गई हूँ। जो देखा जो हुआ, कसम से मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो घबराते हुए बोली थी। अयान ने उसकी बात काटते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। उठो। इकरा ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थामा, मगर हाथ मिट्टी में सना हुआ था। अयान ने हाथ झटक पीछे किया था। कितनी गंदी आदत है तुम्हारी। अपने हाथ से गंदी मिट्टी झाड़ते हुए बोला था। वो जो रोने को थी, हंस पड़ी थी। मजाक था अयान भाई, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो बस हमारी बिगड़ी हुई दोस्ती को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। आपने मुझे तो भुला दिया, आप खुद भी भूल जाइए। उसकी बात पर अयान ने उसे गुस्से से घूरा था। शायद वो पिछली बात भूल गई थी। अयान पल भर के लिए खड़ा रहा और फिर इकरा उठी तो उसके दुपट्टे से हाथ साफ किया। इकरा का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है। वो दूसरी तरफ मुड़ने लगी थी। अयान उसे हाथ से पकड़कर गाड़ी की तरफ लाया। तुम बहुत टेढ़ी किस्म की लड़की हो, तुम्हें सीधा करना बहुत जरूरी है। अयान ने उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा था। आप क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इकरा एक बार फिर घबराहट का शिकार हुई थी, मगर अयान उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा चुका था। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो इकरा घबराकर उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। मैं तुम्हारा कौन हूँ? अयान ने गाड़ी रोकी और पुरसुकून अंदाज में पूछने लगा था। उसका अचानक से ये सवाल करना उलझा हुआ था। भाई, उसने हड़बड़ाते हुए कहा था। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, कहो अयान। मैं नहीं कहूंगी। ये तो बदतमीजी होगी अयान भाई। तुम अब तक कितनी तमीज के साथ पेश आई हो। अयान के उल्टे सवाल पर वो अपनी नजरें चुरा गई थी। कहो अयान, इकरा ने बड़ी मुश्किल से कहा। अयान। अयान ने फिर कहा। कहो अयान, इकरा ने कहा। शाबाश, इकरा ने हाँ में सर हिलाया। अब एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे पापा तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगे तो तुम मना नहीं करोगी। मैं उनसे कह चुका हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हें भी यही कहना है। वो जितनी तसल्ली से कह रहा था, उतनी ही तसल्ली से इकरा के होश उड़ा चुका था। इकरा के चेहरे की हवाइयां जहां उड़ी थी। मैं तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती अयान भाई, वो फौरन बोली थी। अयान झुक कर करीब हुआ। वो दरवाजे से लग गई थी। उसने डैशबोर्ड खोला और पिस्तौल निकालकर उसके सामने रख दी थी। आपका क्या ख्याल है? अयान ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था। इकरा के तो होश ही उड़ गए थे। इकरा के आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये तो जुल्म है, इकरा ने कहा था। हाँ लेकिन अभी तो जुल्म शुरू भी नहीं हुआ है। अब कहो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ अयान। अयान के कहने पर इकरा को समझ नहीं आया था कि वो परेशान हो या हैरान हो। वो रोने लगी थी और नामे सर हिलाने लगी। मैं नहीं कहूंगी तो फिर तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है। अयान ने पिस्तौल उठाई थी। मैं तो मजाक कर रही थी, इकरा ने सिसकियां लेते हुए बोली थी। अयान ने पिस्तौल वापस रखी थी। तुम्हारी ये मजाक करने वाली आदत किसी दिन तुम्हें रास्ते से हटाएगी। चलो अब जो भी है, हाँ कर देना, वरना अंकल आंटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा मुझे। अयान ने बड़े सुकून से कहा था। और फिर इकरा का रिश्ता कमिश्नर के बेटे के बजाय अयान से तय हुआ था। रात को खाने की मेज पर सभी लोग जमा थे, सिवाय आतिफ के। शाजिया आराम से खाना खा रही थी, मगर इकरा के लिए एक भी निवाला हलक से उतारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके सामने वाली कुर्सी पर ही अयान बैठा था। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है?
अयान के सवाल पर सबकी नजरें इकरा पर ठहर गई थी। सही चल रही है, उसने गलती से भी नजरें ऊपर नहीं उठाई थी। वैसे अयान भाई, आपके सामने कितनी खामोश बैठी है, वैसे तो एक पल के लिए भी चुप नहीं होती है, शाजिया ने कहा था। और इकरा ने बिना उसकी बात के कोई जवाब दिए नजरें झुकाए अपने पैर नीचे से जोर से शाजिया के पैर पर मारा था, मगर निशाना चूक कर अयान को जा लगा था। जबान तो बंद हो गई है, मगर पाँव अभी भी बहुत चलते हैं। अयान के कहने पर इकरा फौरन नीचे की तरफ झुकी और अयान के पैर के पास अपना पैर देखकर शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली थी। माँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं सुबह तक घर वापस आ पाऊंगा। अयान ने नैपकिन से अपना मुंह साफ कर कर उठा था और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया था। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे। शाजिया पढ़ाई की थकान की वजह से जल्दी सो गई थी, जबकि इकरा के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अयान जैसे इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, पर वो ये रिश्ता कैसे खत्म करे, कोई उसकी सच्चाई पर कैसे यकीन करेगा, क्या किसी के साथ भाग जाना ही इसका हल है। उसके दिमाग में ये ख्याल आया था, नहीं, मैं यान की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो उठकर बेड पर बैठ गई थी। हर रात की तरह आज भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगर मैं अयान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर कर पुलिस को दे दूं, तो वो सोते हुए जमीन को घूरने लगी थी, जैसे सारे सबूत जमीन पर ही बिखरे हों। मगर सबूत मिलेंगे कहाँ से? वो स्टडी रूम में, वही तो अयान अपने सारे खुफिया काम करता होगा। यही सोचते ही उसके दिमाग में सनसनी सी दौड़ गई थी। कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकली थी। पूरे घर में अंधेरा था। रात के 2 बज रहे थे। अयान तो सुबह घर वापस आएगा। शायद कुदरत ने उसे ये सुनहरा मौका दिया था। वो तेजी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि सोफे के नीचे लेटी हुई नौकरानी उसे हैरत से देख रही है। अंधेरा होने की वजह से इकरा को नजर नहीं आई थी। इकरा के स्टडी रूम में जाते ही नौकरानी ने फौरन अयान के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया था। कुछ सेकंड में ही मैसेज पढ़ लिया गया था और जवाब में उसे एक मैसेज भी भेजा गया था, स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर दो। मैसेज पढ़ते ही नौकरानी ने बाहर से हल्के से जाकर दरवाजे पर ताला लगा दिया था। बेवकूफ लड़की अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नौकरानी ने हैरत से सर हिलाया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। बताओ, काम कहाँ तक पहुंचा? क्लब के अंदर कदम रखते ही अयान ने सख्त लहजे में पूछा। इस वक्त उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। वो टाइट जीन्स और हुडी में था। उसके साथ एक और लड़का इसी तरह के कपड़ों में चल रहा था। तुम्हें पता है, ऐसे काम मुश्किल होते हैं, मगर हो जाते हैं। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहता हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि एक लड़की नखरे से गिरती हुई उसकी बाहों में जा गिरी थी। इस दूसरे लड़के की आंखों में न गवारी सी गुजरी थी, जबकि अयान आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा था। पीछे हटो। उस लड़के का लहजा बर्फ की तरह सर्द हो गया था, जबकि आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? लड़की नशे में धुत आंखें बंद किए झूलती हुई बोली थी। इस इंसान ने एक झटके से उसे पीछे धकेल दिया था। इडियट! मेरे कपड़े गंदे कर दिए। सर झटकते हुए वो आगे बढ़ा और काउंटर के पास कुर्सी पर बैठ गया था। कितनी खूबसूरत लड़की थी, आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दूसरा लड़का उसे घूर कर देखने लगा। अब घूरना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम अकेले रहकर खड़ूस हो गए हो। अभी आतिफ कह ही रहा था कि उसने आतिफ के पैर पर ठोकर मार दी थी। ओ जाहिल इंसान! मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी इस हालत पर कोई भी मासूम लड़की मरने वाली नहीं है। इसे जो मिल रही है उसे किस्मत समझो। आतिफ ने कहा था। इतने में बार बॉय ने मेज पर उंगली से हल्की सी दस्तक दी थी। उसकी उंगली के नीचे एक छोटी सी पर्ची थी, जिसे आतिफ ने उठाकर फौरन हुडी की जेब में डाल लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि इस कागज में क्या है? अभी तो पहले टास्क पूरा नहीं हुआ। वो दूसरा वाला लड़का परेशान दिखाई दिया था। अभी उन्हें ये काम ज्वाइन किए 2 महीने ही हुए थे। पिछले महीने उन्हें शहबाज चौधरी के खुफिया मामलात मालूम करने का काम दिया गया था। अब तक वो सिर्फ अपनी ट्रेन की गई लड़की को नौकरानी के तौर पर वहीं रख पाए थे, मगर अभी तक उन्हें कोई पक्का सबूत हाथ नहीं लगा था। काम आसान नहीं है, करने में टाइम लगेगा। आतिफ ने कंधे उचकाते हुए कहा था।
वो थोड़ी देर और वहां बैठे रहे थे ताकि किसी और को उनके ऊपर शक न हो, और फिर वहां से बाहर निकल आए थे। वैसे किसी को हमारे काम पर शक तो नहीं होगा ना? दूसरे लड़के ने आतिफ से पूछा। तो आतिफ ने गहरी सांस ली थी। उम्मीद तो है नहीं होगा, बस परेशानी ये है कि हमें उस इंसान का पता भी नहीं है जो हमसे ये काम करवा रहा है। गाड़ी चलाते हुए आतिफ बड़बड़ाया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे से इलाके के गली में जाकर रुकी थी। वहां सुरमई रंग का लोहे का एक दरवाजा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आतिफ ने मुंह बनाकर पूछा था। नहीं, उसने रूखा सा जवाब दिया था और अंदर जाकर आतिफ के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। कितना बदतमीज इंसान है ये, मैं इसको यहाँ तक छोड़ने आया और ये। आतिफ ने गुस्से से दांत पीसे थे, फिर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। ऊपर वाले, आज बस मुझे सबूत मिल जाए कि ये अयान बच न सके। वो तेजी से अयान की अलमारी की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर देखने लगी थी। वो एक के बाद दूसरा दरवाजा खोलकर देख रही थी और अंदर से मिलने वाले सारे कागजात गौर से देख रही थी। उसने दीवार पर हाथ मारकर वो एलईडी तलाश करनी चाही थी जो उस दिन इस दीवार पर दिखाई दी थी। उसे यकीन था कि वो वहां नहीं था। कहीं वो दीवार के अंदर तो नहीं चली गई। ये सोचकर वो दीवार पर हाथ मारने लगी थी। ऊपर वाले, यहाँ कुछ अजीब आवाज आ रही है। तक तक की आवाज महसूस करते हुए वो नीचे झुकी थी। अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो फौरन उस बड़ी मेज के नीचे छुप गई जहाँ इतनी जगह थी कि उस जैसी दो लड़कियां आसानी से और छुप सकती थीं। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? अयान तो बाहर है, उसने अपना पसीना पोंछते हुए सोचा था जब उसके कानों में एक सर्द आवाज आई थी। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।